दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि जदयू की बिहार उपचुनाव में बल्ले बल्ले हो गई है। जी हां, उपचुनाव के दोनों सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल कर ली है। बिहार चुनाव में इस बार भी नीतीश कुमार का जलवा देखने को मिला है। पहले कुशेश्वर स्थान के बाद अब तारापुर में भी जेडीयू ने जीत हासिल कर ली है। तारापुर में 18 राउंड तक पीछे रहने वाली जेडीयू ने 19वें राउंड में जो बढ़त बनाई वे आखिरी तक कायम रही। मिली खबरों के मुताबिक लगभग 4000 वोटों से जेडीयू ने तारापुर में जीत हासिल कर ली। दोस्तों अब बात करते हैं कि पूर्णिया का एक ऐसा गांव है जहां चाइनीज झालरों का प्रयोग नहीं होता है। जी हां, पूर्णिया जिले के बरहड़ा कोठी प्रखंड के भटोतर गांव में बीते 5 सालों से चाइनीज झालर जलाने पर पाबंदी है। जहां लोगों ने चीन की ओछी नीति के कारण खुद चाइनीज झालरों से परहेज कर रखा है। शुरू में चंद लोगों द्वारा शुरू किया गया ये अभियान अब गांव के लिए एक नई परंपरा सी बन गई है। और तो और अब लोग शादी ब्याह आदि के अवसरों पर भी इसका अनुसरण करने लगे हैं। गाँव वासियों ने बताया है कि ये ग्रामीणों में आई स्वाभाविक जागृति का परिणाम है। यहाँ लोग दिया और अन्य देसी साधनों के साथ ही दीपावली मनाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में बहुत से लोग प्रतिदिन यानी कि हर दिन व्हाट्सएप चलाते हैं, लेकिन त्योहारों के सीजन में फ्रॉड करने वाले साथियों ने एक नया तरीका अपना लिया है। जिस तरीकों पर आप ध्यान नहीं दिए तो फिर आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में लोगों के व्हाट्सएप पर फ्रॉड करने वाले साथी व्हाट्सएप के आइकॉन के साथ ही डिजिटल पोस्टर भी भेज रहे हैं, जिसमें लॉटरी लगने का हवाला देकर वीडियो क्लिप भेजा जा रहा है। ऐसे चीजों पर आप क्लिक करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। कई साथी लोगों को मूर्ख बनाने के लिए उनके व्हाट्सएप पर लकी ड्रॉ का नंबर भी भेज रहे हैं। कुछ लोगों पर दीपावली, पेटीएम, फ्लिपकार्ट आदि का सहारा लेकर लिंक भेज रहे हैं। ऐसे लिंक पर आप सावधान रहें तथा किसी भी लिंक पर भूलकर भी आप क्लिक न करें। सोशल मीडिया पर फर्जी या फिर भ्रामक मैसेज से सावधान रहें। किसी भी ईमेल या फिर लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक खाते की जानकारी मेल, एसएमएस या फोन पर किसी के साथ शेयर ना करें। व्हाट्सएप पर लॉटरी या फिर ऑफर का लिंक आए तो फिर उस पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी को लेकर कुछ लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। जो कुछ लोग इसके खिलाफ अनाप शनाप बोलते रहते हैं, इसकी चिंता हम नहीं करते हैं। शराबबंदी लोगों के हित में है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब पीने से हो रही मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2015 में जब महिलाओं की मांग पर हमने 2016 में शराबबंदी लागू की है तो इसको लेकर हम लोगों ने वचन दिया है। जहाँ विधानमंडल में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, जहाँ सबने शराब नहीं पीने का संकल्प लिया। जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं सभी लोगों ने इसका संकल्प लिया। इसके लिए निरंतर कैंपेन चलता रहता है। जो गड़बड़ करते हैं वे पकड़े भी जाते हैं। पुलिस प्रशासन का जो काम है वे हर तरह से अपना काम करते रहते हैं। बार बार हम लोग कहते रहते हैं कि जब तुम गड़बड़ चीज पियोगे तो फिर इस तरह की घटनाएं होगी। उन्होंने कहा है कि जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई हो रही है और उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। हमारी पुलिस और प्रशासन के लोग करते ही रहते हैं, यानी कि कार्रवाई करते ही रहते हैं। शराब पीने से देश दुनिया में कितने लोगों की मौत होती है इसकी रिपोर्ट आ गई है। इसके बावजूद भी लोग पिएंगे तो गड़बड़ होंगी ही। जी हाँ, अगर शराब के नाम पर कोई भी गड़बड़ चीज पिला देगा तो पीने वालों की मौत हो सकती है। इसको लेकर हम लोगों को सचेत करते रहते हैं, इस पर सोचना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि नीट परीक्षा में मधुबनी पंडोल के जया बेलाल ने पूरे बिहार में टॉप किया है। यह सोमवार की देर शाम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट 2021 का परीक्षा परिणाम घोषित किया, जिसमें पंडोल मध्य पंचायत के वार्ड नंबर 2 निवासी मोहम्मद मसूद आलम अंसारी और रूही खातून के बेटे पुत्र जया बेलाल ने परीक्षा में 720 में से 715 अंक लाकर ऑल इंडिया स्तर पर 19वां रैंक हासिल किया है। अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करके उसने अपने गांव, समाज और जिला और फिर साथ साथ पूरे बिहार में परचम लहरा दिया है। अपने गांव के बच्चों की ऐसी सफलता से ग्रामीण गदगद हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल है, मिठाइयां बट रही हैं। जया बेलाल के घर पर सोमवार की देर शाम से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
दोस्तों पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से पटाखों की कीमत में भी उछाल आया है। जब पिछले साल की तुलना में इस साल 10 से 12% पटाखे महंगे हो गए हैं। ऐसे में ग्राहकों को पटाखे खरीदने में अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। दीपावली में ग्राहकों के पास दूसरा विकल्प ये होगा कि बजट के अनुसार ही कम पटाखे खरीदें। हर साल पटाखों का काम करने वाले व्यापारी राकेश अरोड़ा बताते हैं कि इस साल उन्होंने पटाखे की बजाय फैंसी आइटम की दुकानें लगाई है। अब पटाखों का काम लगातार कम हो रहा है, उसमें घाटा हो रहा है। उन्होंने 15 साल तक पटाखों का काम किया। इस बार का बाजार और सख्ती को देखते हुए उन्होंने पटाखे की दुकान से दूरी बना ली। दोस्तों अब बात करते हैं कि किशनगंज में दीपावली और काली पूजा शांतिपूर्ण माहौल में मनाए जाने को लेकर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां सभी थाना अधीक्षकों को विशेष रूप से सतर्कता बरतने जाने का निर्देश दिया है। जहां धनतेरस को लेकर भी बाजार, जेवरात की दुकान, बैंक आदि के पास पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई। जहां एसपी कुमार आशीष ने कहा कि दीपावली पर्व के अवसर पर पूजा पंडालों, मंदिरों, बाजारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ रहेगी। ऐसे में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन किया जाना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत को आज किसी देश से कोई खतरा नहीं है, बल्कि देश के गद्दारों से भारत को खतरा है। हुंकार रैली में हुए विस्फोटों के आरोपियों को सजा दिलाने पर संतोष जताते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोर्ट का धन्यवाद किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि 2013 में नरेंद्र मोदी की उस सभा में मंच पर मौजूद होने के कारण मुझे सब कुछ आंखों से देखने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि जीवन में इतना बड़ा सीरियल ब्लास्ट कभी नहीं देखा था। मैं तो कोर्ट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसे गद्दारों को सजा देने का काम किया है। देश के करोड़ों देशभक्त कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश में कमरतोड़ महंगाई के साथ साथ बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के ऊपर दोहरी मार पड़ी है। बिहार में बिजली की दर ज्यादा है और बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक काम की खबर सामने आई है। खबर यह है कि आने वाले साल में बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिल पाएगी। इसके लिए विद्युत कंपनी टैरिफ और स्लैब में बदलाव करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो फिर जल्द ही उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिल सकती है। टैरिफ और स्लैब में बदलाव बिहार विद्युत विनियामक आयोग की सहमति के बाद ही संभव हो पाएगा। जब बिजली कंपनी विचार कर रही है कि आने वाले वक्त में 1 या फिर 2 स्लैब का टैरिफ रखा जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर लाभ की कमी होने से उपभोक्ताओं को आसानी से न केवल बिजली की दरें समझ में आएगी बल्कि भुगतान में भी आसानी होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि धनतेरस के मौके पर पेट्रोल डीजल की प्राइस ने तगड़ा झटका दे दिया है। कल धनतेरस वाले दिन भी तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते देश भर में पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद अब पेट्रोल 110 रुपए पहुंच गया है। जहाँ वही डीजल 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल अब 115 रुपए 85 पैसे और डीजल की कीमत 106 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। जहाँ कोलकाता में पेट्रोल 110 रुपए 49 पैसे जबकि डीजल 101 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर है। बिहार की बात करें तो यहाँ बिहार में भी पेट्रोल 115 रुपए को पार चला गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर बीजेपी के वरिष्ठ नेता विक्रम रंधवा को पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने सोमवार को उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया है। इसके अलावा त्रिकुटा नगर थाने में विक्रम रंधवा के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। जब विक्रम रंधवा को भेजे गए कारण बताओ नोटिस को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि रंधवा के द्वारा दिया गया बयान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी टिप्पणी पूरी तरीके से पार्टी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, जो सभी धर्मों का सम्मान करने में विश्वास करती है। रविंद्र रैना ने कहा है कि वीडियो पार्टी के संज्ञान में आया है और अनुशासन समिति ने उन्हें तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि विक्रम रंधवा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वे T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार का और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले लोगों को लेकर कहते दिख रहे हैं कि ऐसे लोगों को मार मार कर इनकी खाल उधेड़ देनी चाहिए। विक्रम रंधवा इस वीडियो में कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उन्होंने कहा कि घाटी में 20 से 22 साल की लड़कियां जो अभी ठीक से पैदा भी नहीं हुई है, उनकी रगों में पाकिस्तान का खून दौड़ रहा है। ऐसी लड़कियों को और उनके माँ बाप को सबक सिखाना चाहिए।
दोस्तों, दीपों और रोशनी के पर्व दीपावली के मौके पर इस साल बिहार के गांव से लेकर घर तक मधुबनी पेंटिंग से सजे दिए से रोशन होंगे। यह मधुबनी पेंटिंग से सजे इन दियों की मांग अन्य प्रदेशों में भी खूब हो रही है। इस कार्य से न केवल मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों को आर्थिक लाभ हुआ है, बल्कि मधुबनी पेंटिंग घर घर तक पहुंच भी रही है। मधुबनी पेंटिंग के कलाकार न केवल दियों में अपनी कला उकेर रहे हैं, बल्कि ये लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के अलावा प्लेट, कटोरा, ट्रे सहित अन्य वस्तुओं पर भी अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां, मुजफ्फरपुर जिले के पुरानी बाजार निवासी मधुबनी पेंटिंग कलाकार इप्सा पाठक बताते हैं कि मधुबनी पेंटिंग से सजे इन दियों की मांग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, बेंगलुरु जैसे शहरों में भी हो रही है। उन्होंने कहा कि मधुबनी, मुजफ्फरपुर की करीब 100 से ज्यादा कलाकार बीते एक माह से दीपावली पर इन वस्तुओं के निर्माण में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ माने जाने वाले कछुआ, हाथी, उल्लू, पान के पत्ते की आकृति वाले दियों की काफी मांग है। उन्होंने बताया कि देश में रह रहे मिथिला के लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। जी अब ये पूरा कारोबार ऑनलाइन हो रहा है, आप भी मंगा सकते हैं अगर चाहेंगे तो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में त्योहारों के सीजन में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सभी जिलों में अलर्ट तथा लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। खबर के अनुसार 25 अक्टूबर 2021 को बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 35 थी, जो 30 अक्टूबर 2021 को बढ़कर 47 हो गई। जहां वही वर्तमान समय में बिहार के अलग अलग जिलों में कोरोना के कुल 43 एक्टिव मरीज मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों में प्रदेश में यानी कि बिहार में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। दीपावली और धनतेरस की खरीदारी करने के लिए बाजार में लोग पहुंच रहे हैं और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। ऐसे में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कल सेमीफाइनल के नतीजे घोषित हुए। 23 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों और 3 राज्यों की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव परिणामों की घोषणा हुई। इनमें असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट पर मतगणना हुई। इन चुनावों को विभिन्न राज्यों में बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य क्षेत्रीय दलों की तैयारी के टेस्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। जहां अगले साल यूपी, उत्तराखंड और पंजाब जैसे अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जहां 29 विधानसभा सीटों के अलावा 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 1 सीट पर उपचुनाव हुए। इसमें से हिमाचल प्रदेश की मंडील सीट पर कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की है। वहीं मध्य प्रदेश की खंडवा सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी है। विधानसभा सीटों की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने सभी 4 सीटों पर बाजी मार ली है। दिनहाटा, शांतिपुर, खड़दहा और गोसाबा विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सीधे मुकाबला हुआ, जहां सभी सीट टीएमसी के खाते में चली गई। जहां पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में विपक्षी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी को जबरदस्त झटका दिया है। कांग्रेस ने राज्य की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में क्लीन स्वीप किया। जहां मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए खुशी वाली खबर है। जहां मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से 2 पर बीजेपी जीती। जहां उत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य असम के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से दोनों सीटों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस जीती है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में भी सभी 3 विधानसभा सीटों पर सत्तारूढ़ एनपीपी यूडीपी गठबंधन ने जीत दर्ज की है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जहां दोनों सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की है और आरजेडी को तगड़ा झटका दे दिया है। जेडीयू ने तारापुर में भी जीत हासिल की है और कुशेश्वर स्थान में भी जीत हासिल की है। सबसे पहले जेडीयू कुशेश्वर स्थान में जीत हासिल की है, उसके बाद तारापुर में भी काफ़ी मशक्कत के बाद थोड़ी सी अंतर में जेडीयू जीत हासिल की है। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के सिरसा जिले की एलानाबाद विधानसभा सीट एनओले के उम्मीदवार अभय चौटाला ने जीत दर्ज की है। यहाँ से बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस को विधानसभा की 1-1 सीट पर जीत मिली है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में बिजली कंपनियों के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर जिन का चिराग साबित हो रहा है। ये मीटर जिन इलाकों में लग चुका है, वहां से बिजली कंपनियों को आने वाले राजस्व में 30% की बढ़ोतरी हुई है। यह कंपनी का कहना है कि राजस्व बढ़ोतरी का सीधा लाभ आने वाले समय में उपभोक्ताओं को मिलेगा। बिजली की टैरिफ में स्वाभाविक रूप से कमी आएगी। बिजली कंपनी में CMD संजीव हंस ने दावा किया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाने से बिजली की चोरी पर अंकुश लगा है। यह सभी तरह के लीकेज कम हुए हैं। CMD
एमडी ने कहा है कि ये भ्रम है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर तेज गति से चलता है, जिससे उपभोक्ताओं का बिजली बिल अधिक हो रहा है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा की दोनों सीटों पर उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास को जब लालू प्रसाद यादव ने भक्त नौचर कहा था तो सियासी तूफान मच गया था। लेकिन अब चुनाव परिणाम ने बता दिया है कि भक्तचरण दास वाकई भक्त नौचर यानी कि बेवकूफ साबित हुए। दिलचस्प बात यह है कि जिस कन्हैया के बूते कांग्रेस बिहार में जलजला लाने के दावे कर रही थी वे हवाई साबित हो गया। जहां उपचुनाव में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति हुई है जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। नतीजा ये होगा कि आने वाले दिनों में आरजेडी कांग्रेस की परवाह किए बगैर सियासी फैसले लेगी। जब बिहार में विधानसभा की दोनों सीटों पर उपचुनाव का परिणाम आ गया है और दोनों सीट जेडीयू के खाते में चला गया है, जब दोनों सीट पर कांग्रेस की ऐसी मिट्टी पलित हुई जैसे शायद ही कभी पहले हुई हो। जब कांग्रेस की सबसे ज्यादा दुर्गति कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में हुई, जहां ये वे सीट है जहां कई दफे कांग्रेस के विधायक चुने जा चुके हैं। इस सीट पर दावेदारी के लिए कांग्रेस ने आरजेडी से नाता तोड़ने का फैसला ले लिया था। दोस्तों, देश भर में जहां किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका कोई हल नहीं निकलता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ किसान गेहूं की बुआई शुरू होते ही खाद की किल्लत से परेशान हैं। जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में खाद की किल्लत है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है, जिसके बाद किसान कई जगह पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। यही नहीं, खाद की किल्लत की वजह से अब तक 5 किसानों की जान जा चुकी है। केंद्र संचालकों का कहना है कि गोदाम से स्टॉक आने में देरी हो रही है, जिस कारण से किसानों को खाद के लिए दिक्कत पैदा हो रही है। हालांकि गोदाम से जितना स्टॉक मिल रहा है वह हम बांट रहे हैं। खाद की किल्लत की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें। दोस्तों, बिहार में बड़े ठेकेदार के ठिकानों पर छापेमारी में 100 करोड़ के काले धन पकड़ा गया है। इनकम टैक्स ने बिहार और झारखंड में कार्यरत एक बड़े सड़क निर्माण ठेकेदार के खिलाफ छापेमारी की। इनकम टैक्स की इस रेड में ठेकेदार के पास लगभग 100 करोड़ रुपए की काली कमाई का खुलासा हुआ है। खुद केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने यह जानकारी दी है कि रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा है कि 5 करोड़ 71 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है और 10 बैंक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है। 27 अक्टूबर को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में की गई थी। सीबीडीटी कर विभाग की नीति तैयार करता है। छापेमारी से पता चलता है कि यह समूह साम गाड़ी की खरीद पर खर्च बढ़ाकर अपने मुनाफे को कम करके दिखा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत के कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को 5 और देशों ने मान्यता दे दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगच ने सोमवार को इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि एस्टोनिया, किर्गिस्तान, फिलिस्तीन राज्य, मॉरिशस और मंगोलिया सहित 5 और देशों ने भारत के टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता दे दी है। इससे पहले कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता देने वालों को लेकर 30 से ज्यादा देशों ने भारत के साथ सहमति जताई थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया था कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल, बेलारूस, लेबनान, अर्मेनिया, यूक्रेन, बेल्जियम, हंगरी और सर्बिया समेत अन्य देश भारत के साथ परस्पर मान्यता देने पर राजी हुए हैं। जहां अब इस लिस्ट में 5 और देशों के नाम शामिल हो गए हैं। दोस्तों, बिहार में कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना के अधिकांश केस वहां पाए जा रहे हैं जहां बाहर से आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने कहा है कि दीपावली आदि त्योहारों की वजह से बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। हालांकि दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों के टेस्ट कराने की व्यवस्था की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में यानी कि बिहार में रोजाना 2 लाख टेस्ट कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन का काम भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में कहा है कि महंगाई सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, ये तो पूरे देश में है। इसमें हम क्या करें, ये तो बढ़ ही रहा है। पर्व त्योहारों का तो वक्त है, ऐसे भी थोड़ी तेज रहता है इस टाइम। एक जगह की तो ये स्थिति नहीं है, पूरे भारत की यही स्थिति है। हर जगह महंगाई बढ़ रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, फिर वह दान किसी भी चीज का क्यों ना हो। लेकिन दान की महत्व तब बढ़ जाती है जब दान अंगों का किया गया हो। जिस अंगदान से लोगों का नया जीवन मिला हो। गुजरात के सूरत शहर में महज 14 साल के बच्चे के अंगदान से 6 अन्य लोगों को नया जीवन मिला है। सूरत के 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 14 वर्षीय धार्मिक काकड़िया की है। यह धार्मिक काकड़िया अब सिर्फ तस्वीरों में ही सिमट कर रह गया है। यह 14 वर्षीय छात्र धार्मिक काकड़िया की
बीते 27 अक्टूबर को अचानक से तबीयत खराब हुई तो उसके माता पिता इलाज के लिए सूरत के किरण हॉस्पिटल लेकर गए। यहाँ के डॉक्टर और टीम जांच पड़ताल करने के बाद धार्मिक को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था। धार्मिक काकड़िया के ब्रेन डेड होने की जानकारी जब सूरत की डोनेट लाइफ संस्थान को लगी तो उनकी टीम के लोग किरण अस्पताल पहुंचे। उन्होंने धार्मिक काकड़िया के परिवार को अंगदान करने के लिए समझाया। अंगदान का महत्व समझकर धार्मिक काकड़िया के माता पिता अंगदान के लिए तैयार हो गए और बेटे का अंगदान किया। जब ब्रेन डेड छात्र धार्मिक काकड़िया के हार्ट, फेफड़े, आंख, लीवर और दोनों हाथ के दान से 6 जरूरतमंद लोगों को नया जीवन दान मिला है। दोस्तों, बिहार के शहरों में जमीन की खरीदारी करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना समेत बिहार के 5 शहरों में जमीन की कीमत आसमान छू रही है। इन शहरों में ज्यादातर लोग घर बनाने के लिए जमीन खरीद रहे हैं। जी हां, खबर के अनुसार बिहार के पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में जमीन की कीमत आसमान छू रही है। इन शहरों में शहरीकरण तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसके कारण जमीन की कीमत में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में जमीन की कीमत तेजी के साथ बढ़ी है। भागलपुर के शहरी इलाकों में जमीन की औसत कीमत 40 से 50 लाख के आसपास है। वहीं मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ में भी जमीन की औसत कीमत 30 से 45 लाख के आसपास है। अगर बात राजधानी पटना की करें तो पटना में जमीन की औसत कीमत 50 लाख के आसपास है। दोस्तों, बिहार के 20 जिलों में मनरेगा से 14 से 27 चेक डैम बनवाए जाएंगे। इसके लिए बिहार के मनरेगा आयुक्त सीपी खंडूजा ने सभी डीएम और डीडीसी को पत्र भेजा है। एक चेक डैम बनवाने पर लगभग 1 करोड़ तक खर्च किए जाएंगे। इसमें एंटी फ्लड स्लूस चैनल का भी निर्माण किया जाएगा। चेक डैम 9 मीटर से लेकर 15 मीटर की चौड़ाई तक बनाए जाएंगे। ये सभी चेक डैम ऊंचाई निश्चित योजना के तहत चयनित किए गए हैं। दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड का इसी महीने भारत दौरा है। जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 T20 और 3 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। T20 सीरीज में सीनियर खिलाड़ियों का आराम किया जा सकता है। जहां केएल राहुल को भारतीय टीम की कप्तानी मिल सकती है। जहां आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत का प्रदर्शन अभी तक बहुत अच्छा नहीं रहा है। इस बीच ऐसी खबरें आ रही है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में केएल राहुल को भारतीय टीम की कप्तान सौंपी जा सकती है। न्यूज एजेंसी ANI के एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि राहुल T20 सीरीज के लिए कप्तानी संभालने के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं। सूत्र ने बताया है कि सीनियर खिलाड़ियों को राहत की जरूरत होगी और ये कोई रहस्य नहीं है कि राहुल T20 टीम का अभिन्न हिस्सा है। उनका नेतृत्व करना लगभग तय है। दोस्तों, लंबे समय से नाराज चल रहे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आखिरकार कल मंगलवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जहां कांग्रेस से इस्तीफा देने के साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया है। यह पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की अध्यक्षता सोनिया गांधी को 7 पेज का इस्तीफा भेजा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने इस्तीफे में कांग्रेस आलाकमान की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर चिंता जताई है और सोनिया गांधी को लिखा है कि एक दिन कांग्रेस आलाकमान को अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जहां एक कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार ने उनसे रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम पर सवाल पूछा तो वे भड़क गए और चलो हटो कहते हुए वहां से निकल गए। जहां वीडियो को शेयर करते हुए कई ट्विटर यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है। जहां यूपी कांग्रेस के अधिकारी के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो शेयर किया गया है। जहां उस पर लिखा गया है कि महंगाई के सवाल से भागिए मत केशव प्रसाद मौर्य जी, जनता की दीपावली में भाजपा ने दखल डाल दिया है, जवाब तो देना पड़ेगा। जनता को बताइए कि डायन महंगाई से भाजपा को इतनी प्रेम क्यों हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता आशीष यादव ने लिखा है कि नफरत फैलाने के लिए बहुत बोलते हैं लेकिन महंगाई के सवाल पर भागा देते हैं। जनहित के मुद्दे पर भाजपा भागता परिवार है। रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है कि काहे मौर्य जी फिरकी ले रहे हो का, देखते नहीं हो कि चेहरे पर कितना मायूसी है। कह तो दिया है उनका कमल है, योगी जी नहीं। सर, आज जो है LPG सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। सर, आज फिर LPG सिलेंडर
दोस्तों T20 विश्व कप में यूएई के पिचों पर यानी कि दुबई के पिचों पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों से भले ही रन नहीं निकल रहे हो और गेंदबाज विपक्षी टीम के बैट्समैन को परेशान करने में नाकाम हो, लेकिन महंगाई की पिच पर एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, आलू, प्याज, टमाटर और खाद्य तेलों का ऑलराउंड प्रदर्शन जारी है। जहां रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। जहां उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले एक साल से सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, वनस्पति जैसे खाद्य तेलों में से एकाध को छोड़कर अलग अलग शहरों में ये सब दोहरा शतक बनाकर खेल रहे हैं। ऊपर से आलू प्याज अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। टमाटर तो 80 रुपए पर नाबाद बैटिंग कर रहा है। पिछले महीने की बात करें तो उत्तर क्षेत्र में आलू कहीं 3 रुपए सस्ता हुआ है तो कहीं 5 रुपए तक महंगा। जब पश्चिमी क्षेत्र में अहमदाबाद और राजकोट में अक्टूबर में आलू 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक महंगा हो गया है। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो दरभंगा में 11 रुपए, मधुबनी में 10 रुपए और कोलकाता में 5 रुपए का उछाल आया है। यहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो अगरतला में आलू 20 से 30 रुपए और गुवाहाटी में 18 से 25 पर पहुंच गया है। प्याज की कीमत अक्टूबर में लगभग दोगुनी हो गई है। चंडीगढ़ में ये 19 रुपए महंगा होकर 29 से 48 रुपए पर पहुंच गया है। दिल्ली में प्याज खुदरा भाव 13 रुपए बढ़कर 33 से 46 रुपए पर पहुंच गया है। इसी तरीके से पूर्वी क्षेत्र में पटना, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, जमशेदपुर और रायगंज में 10 से 20 रुपए तक प्याज महंगा हो गया है। दोस्तों, केंद्र सरकार का लक्ष्य अगले 3 सालों के दौरान 40 करोड़ लोगों को इंटरनेट के साथ जोड़ने का है। इसके बाद भारत 100% इंटरनेट वाला देश बन जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इंटरनेट भविष्य है और सरकार की अगले 3 सालों में 40 करोड़ लोगों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना है। चंद्रशेखर ने कहा है कि देश में 80 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट से जुड़े हैं, लेकिन 40 करोड़ लोग अभी भी इससे जुड़ नहीं पाए हैं। हमारा लक्ष्य अगले 3 सालों में इन 40 करोड़ लोगों को इंटरनेट से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की पहल से आज पूरा पैसा लाभार्थियों के खाते में सीधे पहुंचता है और इससे पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। दोस्तों, भारतीय लड़कियों की काबिलियत का डंका पूरी दुनिया में बोल रहा है। जहां बीते कुछ समय से भारतीय लड़कियां दुनिया भर में हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान कर रही है। जहां अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस देशों के मुकाबले भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में लड़कियां शानदार प्रदर्शन कर रही है। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्टेम में बीते 3 साल में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बीते 3 सालों में पुरुषों की संख्या 12,90,000 से कम होकर 11,90,000 हो गई है, जबकि उसी अवधि में महिलाओं की संख्या 10 लाख से बढ़कर 10,06,000 हो गई है। जबकि उसी अवधि में महिलाओं की संख्या 10 लाख से बढ़कर 10,60,000 हो गई है। जब विश्व बैंक के डाटा के अनुसार भी स्टेम में भारतीय महिलाओं की संख्या 43% है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस की लड़कियों की तादाद क्रमशः 34%, 38%, 27% और 32% है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोरोना से पहले भी दुनिया भर में कई तरह की महामारियां आई है। जिन बीमारियों की वैक्सीन बनाई जा चुकी है उनका खतरा काफ़ी हद तक टला भी है। जब पोलियो जैसी बीमारी तो कई देशों में लगभग खत्म हो चुकी है। जब HIV से होने वाली बीमारियां, एड्स की अब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। लेकिन जैसा कि आपने पिछले दिनों खबर पड़ी होगी कि करीब 40 साल पुरानी एक लाइलाज बीमारी की वैक्सीन तैयार कर ली गई है। जब अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना को HIV की वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दिए जाने के बाद उम्मीद जगी है कि आने वाले समय में जल्द ही इसकी वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो सकती है। जहां यानी कि HIV की अब इलाज हो सकती है, अभी सफल इलाज। क्या आपको पता है कि इस बीमारी के लिए 30 से ज़्यादा वैक्सीन बनाने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन कोई अब तक कारगर साबित नहीं हुई है। हालांकि अब तक सफलता नहीं मिली थी, लेकिन मॉडर्ना से बड़ी उम्मीद है। HIV मरीजों का आंकड़ा जो हर साल बढ़ता जाता है, उस पर रोक लगाने में यह कारगर सिद्ध हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कितने लोग HIV से पीड़ित हैं? जहां एड्स की बीमारी करीब 4 दशक से अस्तित्व में है। जहां WHO के मुताबिक दुनिया भर में 3,77,00,000 से ज़्यादा लोग HIV संक्रमित है। ये आंकड़े साल 2020 के हैं। WHO और UN के आंकड़ों के मुताबिक केवल साल 2020 में ही 15 लाख लोग HIV से संक्रमित हो गए थे। इनमें 6,60,000 महिलाएं, 6,40,000 पुरुष, जबकि 1,05,000 बच्चे भी शामिल है। साल 2020 में कुल 3,77,00,000 HIV संक्रमित लोगों में से 6,80,000 लोगों की मौत हो गई थी। फिलहाल HIV के इलाज के लिए ART ट्रीटमेंट इस्तेमाल की जाती है, जिसमें प्रगति हुई है।
है। इस ट्रीटमेंट की बदौलत एड्स से पीड़ित लंबे समय तक जीवित तो रह सकते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट जिंदगी भर चलने वाला ट्रीटमेंट है। अब जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसमें mRNA तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। कोशिशें तो और हो रही है, लेकिन मॉडर्ना की वैक्सीन से ज्यादा उम्मीद है। दोस्तों, ग्लासगो में आयोजित वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा है कि भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में बारिश बाढ़ और लगातार आ रहे तूफानों से फसल नष्ट हो रही है। पेयजल के स्रोतों से लेकर किफायती आवास तक सभी को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लचकदार बनाने की जरूरत है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही कहा है कि जलवायु पर वैश्विक बहस में अपडेशन को इतना महत्व नहीं मिलता है जितना मिटिगेशन को। ये उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो जलवायु परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चलाई जा रही कुछ योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत में नल से जल, स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को अनुकूल लाभ तो मिले ही हैं, उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कई पारंपरिक समुदाय में प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ रहने का ज्ञान है। हमारी एडेप्टेशन नीतियों में इन पारंपरिक प्रोटेक्शन को उचित महत्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रभाव नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए इसे स्कूल के सिलेबस में भी जोड़ना चाहिए। दोस्तों, बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम सामने तो आ गए हैं, जहां कांग्रेस में विद्रोह अब भड़क गया है। मतगणना के शुरुआती दौर से ही साफ हो गया था कि कांग्रेस दोनों सीटों पर इज्जत बचाने लायक भी वोट नहीं आ पाएगी। इसके बाद पार्टी के अंदर विद्रोह भड़क गया। जब पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस बिहार में ICU में पहुंच गया है। जब कांग्रेस के इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ऋषि मिश्रा ने कहा है कि उपचुनाव से साफ हो गया है कि बिहार में कांग्रेस की हालात बेहद खराब हो गई है। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? RJD से अगर गठबंधन टूटा तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है वे लोग जो चुनाव से पहले ही बार बार बड़े बड़े दावे कर रहे थे? पार्टी के आला कमान को इस पर गंभीर मंथन करना चाहिए और तत्काल कदम उठाना चाहिए। जहां ऋषि मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए या पार्टी नेतृत्व को उन्हें हटा देना चाहिए। मदन मोहन झा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की हालात हर चुनाव में बदतर हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव और अब उपचुनाव कुशेश्वरस्थान विधानसभा सीट पर तो उस MLC क्षेत्र में आता है जिसके विधान पार्षद मदन मोहन झा खुद से हैं, जहां वे अपने जिले में कांग्रेस की जमानत नहीं बचा पाए, जबकि इसी सीट से कई दफे कांग्रेस के विधायक चुने जा चुके हैं। दोस्तों, शराब तस्कर दीपावली मनाने की तैयारी में हैं। जहां पहले पंचायत चुनाव और फिर त्योहारों को देखते हुए बिहार में शराब तस्करी बढ़ गई है। अक्टूबर में सिर्फ मद्य निषेध विभाग की टीम ने 1,80,000 लीटर शराब पकड़ी है। इसी तरीके से मद्य निषेध पुलिस ने पिछले 2-3 दिनों में 20,000 लीटर से अधिक शराब पकड़ी है। इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, अररिया, मोतिहारी, दरभंगा और कटिहार में सबसे बड़ी रिकवरी हुई है। शराब तस्करी के बाजार में एक बार फिर से हरियाणा का दबदबा दिख रहा है, जहां हाल ही में पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप में 50 से 60% आवक हरियाणा से रही है। जहां पिछले 6 माह में हरियाणा के आधा दर्जन बड़े शराब तस्करों को पकड़े जाने के बाद वहां से शराब तस्करी में कमी आई थी, मगर अब फिर से हरियाणा गैंग सक्रिय होता दिख रहा है। 2 दिन पहले ही सुगोली में हरियाणा की 4,428 लीटर, मुजफ्फरपुर के सकरा में हरियाणा की 2703 लीटर और पटना के गर्दनी बाग में करीब 8,800 लीटर हरियाणा की शराब पकड़ी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से आने वाली शराब की खेप भी पकड़ी गई है। दोस्तों, बिहार के बेतिया जिले के CO श्यामकांत प्रसाद को विजिलेंस की टीम ने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। जब ये कार्रवाई निगरानी विभाग की टीम ने CO के आवास पर की है। जब बेतिया की रहने वाले विनोद कुमार गुप्ता ने निगरानी मुख्यालय में 29 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। अपने आवेदन में उन्होंने बताया था कि जमीन मामले में रफा दफा करने के लिए CO ने 2.5 लाख रुपए मांगे हैं। मुख्यालय के आदेश के आधार पर आरोपों की जाँच कराने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई थी, लेकिन ये सारे आरोप सही पाए गए, जिसके बाद CO की गिरफ्तारी हुई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।